नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में, जहां पे दोस्तों आपको पता है कि मैं लॉ की कुछ बातें डिस्कस करता हूं अपने पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी लॉ की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जब वो अपनी ड्यूटियां करें तो उनसे गलतियां ना हों और समाज की सेवा कर सकें अच्छे से और किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले और कोई दोषी व्यक्ति सजा पाने से बच ना सके। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू आप मेरी वीडियोज को देखते रहिए। मैं यहाँ पे रोज की रोज वीडियो डालता हूँ और आपको कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी पुलिस के रिगार्डिंग देता रहूं। तो दोस्तों, पुलिस की एक मेन ड्यूटी होती है कि वो अपराध को होने से रोके। सबसे पहली ड्यूटी होती है पुलिस की कि वो किसी भी अपराध को होने से पहले ही रोक दे। लेकिन किसी कारणों से अगर वो अपराध होने से नहीं रुक पाता है तो तब दूसरी ड्यूटी आती है पुलिस ऑफिसर की कि वो उस पर्सन को पकड़े, उस पर्सन को तलाश करे जिस पर्सन ने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है। और तीसरी ड्यूटी आती है कि उस पर्सन को पकड़ने के बाद उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे और उसे कोर्ट के सामने पेश कर दे, जिससे कि कोर्ट उसको सजा सुना सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहली ड्यूटी है उसके लिए कुछ धाराएं कानून में लेजिस्लेचर ने रखी हैं और इन धाराओं के बारे में मैं आज डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे पुलिस साथियों के फोन आए कि आप इन धाराओं के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा, 3 धाराओं के ऊपर आज का टॉपिक रहेगा। एक धारा होगी सेक्शन 107 सीआरपीसी और दूसरी 150 सीआरपीसी एंड तीसरी 151 सीआरपीसी, 107 सीआरपीसी, 150 सीआरपीसी, 151 सीआरपीसी। इन पे मैं आगे जाने से पहले दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि सीआरपीसी में 2 तरीके के अपराध बताए हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों, अगर कोई संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूचना पुलिस ऑफिसर के पास आती है तो सीआरपीसी में चैप्टर 12 है, वहां पे अपनी प्रोसीडिंग्स पुलिस शुरू कर देती है, एफआईआर दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है और अपनी चार्जशीट, अपनी फाइनल रिपोर्ट, जो भी अंतरिम रिपोर्ट होती है वो तैयार करके कोर्ट के सामने पेश कर देती है। लेकिन बात यह आती है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी हुआ नहीं है लेकिन उसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है, और उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए, तो वहां क्या करना है पुलिस ऑफिसर को, उसके बारे में यहां पे ये 3 सेक्शनों पे प्रकाश में डालने की कोशिश करूंगा। और उन पे मैं आगे बढ़ूं तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, उन एग्जाम्पल्स को आपने बाद में, मेरा लेक्चर पूरा होने के बाद में आपको देखना है, चेक करना है कि इन एग्जाम्पल्स में, इन घटनाओं में क्या पुलिस ने ठीक से काम किया, अगर ठीक से काम नहीं किया तो क्या गलतियां हुई उससे और किस तरीके से उस काम को ठीक किया जा सकता था, और इस पर हाई कोर्ट्स क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। संजीव कुमार सिंह के नाम से एक केस हुआ था हाई कोर्ट में, जिसमें 2 लोग आम पब्लिक प्लेस में दारू पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट थे उन्होंने उन दोनों लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों लोग नहीं माने, झगड़ा करते रहे। तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने दोनों लोगों को हॉस्पिटल ले गए, दोनों लोगों को, क्योंकि उन्होंने दारू पी हुई थी। तो हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन में ये रिपोर्ट आई कि यस, इन्होंने दारू पी रखी है, इन्होंने शराब पी रखी है। उसके बाद इन दोनों को पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया 107 सीआरपीसी और 151 सीआरपीसी में, और इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी कर दिया 24 घंटे के अंदर अंदर।
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिल्ली में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया 5-5 हजार रुपए के बॉन्ड पर इनको रिलीज करने के लिए। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि क्योंकि वो 5,000 रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड पेश नहीं कर सके, इसलिए उनको रिलीज नहीं किया जा सका उस दिन और उन्हें जेल भेज दिया गया। अगले दिन 15 हजार रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर दोनों पर्सन्स को रिलीज कर दिया गया। इसके बाद ये दोनों लोग हाई कोर्ट गए। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि इनकी जो प्रोसीडिंग्स शुरू की थी 107 और 151 सीआरपीसी की, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने उन प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर दिया। नंबर एक बात कि उन प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर दिया। नंबर दूसरी बात ये कहा कि इन्होंने इलीगल डिटेंशन किया है, तो इसके लिए सीबीआई को ऑर्डर कर दिया कि आप पुलिस ऑफिसर्स और जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें। और तीसरी बात 25-25 हजार रुपए के कंपनसेशन के ऑर्डर भी इनके लिए कर दिए गए। तो दिल्ली पुलिस इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई दोस्तों, और वहां पे जो दो बातें जो लास्ट वाली थी कि एक तो सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करे और दूसरा 25-25 हजार रुपए के कंपनसेशन के ऑर्डर को हटा दिया गया, और जो क्वेशिंग की प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया गया था, खत्म किया गया था, उस ऑर्डर को कंटिन्यू कर दिया। क्या क्या हुआ, क्यों, क्या क्या ग्राउंड लिए इन बातों के ऊपर, क्या हाई कोर्ट ने लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिया, दोस्तों मैं इस बात के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। उससे पहले एक और एग्जांपल आपको देता हूं दोस्तों। एक कंप्लेंट आती है, केस का नाम है दोस्तों केशव कुमार। यह भी दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दिल्ली पुलिस का केस है। यह भी केशव कुमार के खिलाफ एक कंप्लेंट आती है। उस कंप्लेंट को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस कंप्लेंट से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर इस पर्सन के घर जाते हैं, इसको वहां से पकड़ के लाते हैं और इस पर्सन को 107 एंड 151 सीआरपीसी में इसको अरेस्ट करके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देते हैं, और वो भी इनको शोकाज नोटिस इशू कर देते हैं कि क्यों ना आपसे 1 साल के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा लिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल एक और है दोस्तों, पुरुषोत्तम रामानानी के नाम से। यह भी दिल्ली का केस है, और इस केस में यह हुआ था दोस्तों कि एक इन्फॉर्मेंट, ये जो इन्फॉर्मेंट है, ये इनका नाम पुरुषोत्तम रामानानी, इन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया था कि मकान के लॉक टूटे हुए हैं। तो पुलिस जब जाती है वहां पे तो इनको पकड़ लेती है और 107 एंड 151 सीआरपीसी में इनको भी अरेस्ट करके स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देती है। इस तरीके से ये 3 तो ऑन रिकॉर्ड एग्जाम्पल हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल मुझसे किसी ने फोन करके पूछा, मैं वो आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक हेड कांस्टेबल साहब के पास कॉल आती है झगड़े की, और वो हेड कांस्टेबल साहब इस झगड़े की कॉल पे उस मकान पे जाते हैं जहां से झगड़े की कॉल आई थी। वहां पे कोई नहीं मिलता है। फिर वो हेड कांस्टेबल साहब रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे उस घर पे फिर जाते हैं और वहां पे फिर भी कोई नहीं मिलता एक्सेप्ट एक लेडी मिलती है। उस लेडी को वो हवलदार साहब एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के साथ में थाने लेके आ जाते हैं, और सुबह 6 बजे उस लेडी को उस कॉल के आधार पे 107 और 151 सीआरपीसी में अरेस्ट करके और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर देते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में हवलदार साहब ने ठीक किया, गलत किया, क्या करना था क्या नहीं करना था, वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों मैं आपको इन सब एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं पुलिस के लिए। अगर पुलिस इनका अच्छे से यूज करती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट समाज को मिलेंगे,
और अगर इनका गलत यूज कर दिया पुलिस ने, जो कि संभावना भी रहती है, क्योंकि जब जब पावर आती है किसी के पास में तो पावर का मिसयूज भी होता है। अगर गलत यूज करते हैं तो वो समाज के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ये 2-3 सेक्शंस हैं 107, 150 और 151 सीआरपीसी, इनके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, अगर हम उनको नहीं जानते हैं तो हम इनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर 8 में दी गई सेक्शन 107 सीआरपीसी की। दोस्तों 107 सीआरपीसी चैप्टर 8 में दी गई है और वहां पे क्या लिखा है, वहां लिखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वर्ड यूज हुआ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को एक इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन क्या मिलती है वो मैंने ब्रेक करके यहां पे लिखी है। आप लगातार पढ़ेंगे सेक्शन को तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं उनको ब्रेक करके समझाता हूं कि वो इंफॉर्मेशन कैसी है। मेन चीज है यहां पे एक वर्ड हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको एक इंफॉर्मेशन मिली। अब क्वेश्चन उठता है ये इंफॉर्मेशन क्या थी और कैसी थी, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि 107 बनती है या नहीं बनती है। तो इंफॉर्मेशन को दोस्तों मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। वो कहते हैं रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस। नंबर 1 टाइप की इंफॉर्मेशन कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर सकता है। और दूसरे टाइप की इंफॉर्मेशन अगर ये नहीं है तो दूसरी होगी कि रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो दोस्तों या तो परिशांति भंग कर सकता है वो व्यक्ति या लोक प्रशांति को विक्षुब्ध कर सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को मिलती है। दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन, यहां तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन मिलती है कि संभावना यह है कि या तो ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि वो पर्सन, एनी पर्सन इज लाइकली टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। यहां सीधा सीधा ब्रीच ऑफ पीस एंड डिस्टर्ब और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो रही थी, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन ऐसा कोई सदोष कार्य करता है, ऐसा कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे संभावना है, जिससे एक ओकेजन क्रिएट हो जाता है कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, परिशांति को भंग कर सकता है उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, ऐसी संभावना क्रिएट हो गई है। या फिर उसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से ऐसी संभावना क्रिएट हो गई है कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को मिलेगी तो अभी तक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने केवल और केवल ये इंफॉर्मेशन आई है। अब जो अगले इंग्रेडिएंट हैं वो मजिस्ट्रेट साहब को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा और फिर चेक करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अपनी ओपिनियन बनाएंगे कि यस ये बात ठीक है कि इस एक्ट से या इस जो भी ये करने वाले थे, ये पर्सन जो करने वाला था उससे ब्रीच ऑफ पीस हो जाता या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाती, या फिर ये ऐसा एक्ट था, ऐसा सदोष कार्य था जिसकी वजह से संभावना क्रिएट हो गई थी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए या फिर ब्रीच ऑफ पीस होने की संभावना क्रिएट हो गई थी। जब वो ओपिनियन पाते हैं ऐसी कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है, तो वो ऐसे पर्सन को क्या करेंगे, एक शोकाज नोटिस इशू करेंगे। और उस शोकाज नोटिस में क्या होगा, शोकाज नोटिस का मतलब कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा उस व्यक्ति को और उसमें यह कहा जाएगा कि क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए बाउंड कर दिया जाए और ऐसे बॉन्ड की जो बॉन्ड भरवा लिया जाए आपसे शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि आप शांति भंग करने वाले थे और अब छोड़ दिया जाएगा आपको, तो आप जाके फिर से शांति भंग करेंगे, तो क्यों ना आपसे बॉन्ड भरवा लिया जाए
कि आप शांति बनाए रखेंगे, ऐसा बॉन्ड ना भरवाया जाए, उसके लिए अगर आपके पास कोई कारण है तो आप वो कारण हमें बताओ, ऐसा नोटिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब इस पर्सन को देंगे। और इस बॉन्ड की अवधि कितने टाइम तक की हो सकती है? मैक्सिमम 1 साल तक की हो सकती है। उसमें लिख के देंगे कि हम 1 साल तक आपको बाउंड करते हैं कि 1 साल तक आप शांति बनाए रखेंगे। क्यों ना हम तुमको ऐसा बाउंड भरने का आदेश दे दें। अगर आपके पास कोई कारण है तो आप वो हमें रिटर्न में बताओ। ये कहती है सेक्शन 107 सीआरपीसी। अब इसके आगे 2 सेक्शन हैं दोस्तों, वो दोनों सेक्शन दूसरे चैप्टर में है, चैप्टर 11 नंबर में है। चैप्टर 12 से जस्ट पहले वाला है। चैप्टर 12 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो अब चैप्टर 12 को यूज कर लो, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से जस्ट पहले, उससे चैप्टर 12 से जस्ट पहले वाले चैप्टर को यूज करेंगे, चैप्टर 11 को यूज करेंगे। तो दोस्तों अभी हम उसके बारे में फिर तो दोस्तों पहले हम 150 सीआरपीसी पढ़ने से पहले 151 सीआरपीसी पढ़ेंगे। और 151 सीआरपीसी में पावर दी गई है अरेस्ट की पावर दी गई है, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका हेडिंग ये कहता है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए अरेस्ट की पावर दी गई है 151 सीआरपीसी में। दोस्तों सीआरपीसी की 41 सेक्शन में भी अरेस्ट की पावर दी गई है। वहां की पावर से ये पावर अलग है, क्योंकि वहां पे जब आप पावर्स देखेंगे तो कई सारे पॉइंट्स दिए हैं और उनमें से एक पॉइंट है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया हो तब अरेस्ट करना होता है, तो 41 सीआरपीसी में अरेस्ट करते हैं। लेकिन 151 सीआरपीसी ये कहती है कि कंडीशंस कुछ ऐसी भी हो सकती हैं कि अभी ऑफेंस हुआ नहीं है कॉग्निजेबल, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर अरेस्ट नहीं किया, ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरी सेक्शन 151 सीआरपीसी का, और वो ये है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोका जा सके। केवल और केवल एक ही रास्ता था और वो थी अरेस्ट। तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाया गया है 151 सीआरपीसी। तो उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं पहले की बुक में क्या लिखा है, फिर आगे देन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे मैटर्स में डिस्कस करूंगा इन्हीं से रिलेटेड जो पुलिस ने फेस किए, और जो पहले एग्जाम्पल मैंने दिए उनमें भी बताऊंगा कि पुलिस ने कहां पे ठीक किया था, कहां पे गलत किया था और गलत होने का क्या नतीजा निकला। तो दोस्तों 151 सीआरपीसी का हेडिंग मैंने पढ़ दिया है। अंडर बॉडी की सब सेक्शन 1 कहती है, 151 सीआरपीसी सब सेक्शन 1 कहती है एनी पुलिस ऑफिसर। ध्यान देना दोस्तों, वर्ड यूज हुआ है एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर। कौन सा क्वालिफिकेशन है उस पुलिस ऑफिसर की? नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ध्यान देना, वो पुलिस ऑफिसर है दोस्तों यहां पे 151 सीआरपीसी की सबसेक्शन 1 में, कि जिस पुलिस ऑफिसर को नॉलेज है, पता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिकल्पना बन चुकी है, अब वो कमिट होने वाला है, ऐसी नॉलेज किसी पुलिस ऑफिसर को है, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, क्या कर सकता है दोस्तों? वो अरेस्ट कर सकता है द पर्सन, ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है सो डिजाइनिंग, जिसने ऐसी डिजाइन बनाई है, जो ऐसी डिजाइन बना रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा वो, तो ऐसे पर्सन को वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और अ वारंट। ऐसी अरेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने की आवश्यकता नहीं है, कोई वारंट लाने की जरूरत नहीं है। बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो पुलिस ऑफिसर जिसकी नॉलेज में ये है कि ये व्यक्ति अब कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को ये पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। दोस्तों इसमें लास्ट में कंडीशन लगाई गई है, अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इस कंडीशन को आप पहले
चेक कर लेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप अपनी ये वाली पावर को एक्सरसाइज करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप इस वाली पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेक्शन इज दिस कंडीशन। कंडीशन इज दैट, उन्होंने लिखा है कि इफ इट अपियर्स टू सच पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर यहां पे है जिसकी नॉलेज में है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है और जिसको लॉ ने पावर दे दी कि अब आप इस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो जो ऐसी डिजाइन बना रहा है, अगर उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि द कमीशन ऑफ द ऑफेंस मीन्स इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने को, इस ऑफेंस के कमीशन को कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने को रोका नहीं जा सकता किसी और तरीके से। जब इस पुलिस ऑफिसर को ऐसा प्रतीत हो जाए तभी 151 सीआरपीसी की पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। यहां पे बहुत पुलिस ऑफिसर गलतियां कर जाते हैं और वो हाई कोर्ट में जाके फिर उनको झाड़ पड़ती है, फटकार पड़ती है और डिपार्टमेंट की भी बदनामी होती है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से ये कंडीशन बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो डिजाइन थी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध करने वाला है ये व्यक्ति, इस अपराध को होने से रोकने के लिए क्या एक के अलावा दूसरा भी रास्ता है? क्या एक रास्ता जो अरेस्ट की पावर यहां देके रोकने का तरीका बताया गया है, क्या इस अरेस्ट के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता बन सकता है, दूसरा तरीका निकल सकता है इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए? अगर जवाब आता है नहीं, कोई और रास्ता नहीं है, अब तो केवल और केवल अरेस्ट करके ही रोका जा सकता है, तभी दोस्तों 151 सीआरपीसी में आप अरेस्ट करेंगे। और अरेस्ट करने के बाद सबसेक्शन 2 ये कहती है दोस्तों 151 सीआरपीसी की कि इस अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी के अंदर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे के अंदर आप इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा और जब तक वो आगे की डिटेंशन ऑथराइज ना कर दें तब तक इस पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में, कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये कहती है सबसेक्शन 2। ये तो हो गई बात दोस्तों जो किताब में बातें लिखी हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि प्रैक्टिकल में क्या गलतियां करते हैं हम लोग और क्या गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए और क्या हमको करना चाहिए कि जो हम इस सेक्शन के दायरे में बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएं। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैंने अभी शुरू में पहले एक एग्जांपल दिया था कि एक हवलदार साहब को कॉल मिलती है झगड़े की, वो झगड़े वाले घर पे जाते हैं, वहां कोई नहीं मिलता, फिर रात को सुबह को 4 बजे जाते हैं, वहां पे एक लड़की मिलती है, उसको पकड़ के थाने ले आते हैं और सुबह 6 बजे उस लड़की को 107 151 में बंद कर देते हैं उसी झगड़े के लिए, जिस झगड़े की कॉल बहुत पहले मिली थी, दिन में मिली थी। तो दोस्तों आपने ध्यान ये रखना है कि जब झगड़ा हो रहा हो उसी समय आपने चेक करना है कि अब क्या हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब इस पर्सन को अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो ये कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा। और बेटर होगा, मींस बेस्ट होगा कि अगर आप अपनी रिपोर्ट में ये भी लिख पाए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता अगर आप इसको अरेस्ट नहीं करते तो। अब इन हवलदार साहब का ले लें, इन्होंने यहां पे 2 गलतियां करी हैं। पहली गलती कि झगड़ा हुए 10-12 घंटे बीत गए, तब तो समस्या ही खत्म हो गई दोस्तों। अब तो वो वाली सिचुएशन कि बिना अरेस्ट किए कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोका ही नहीं जा सकता, वो वाली सिचुएशन तो खत्म हो गई। इस 12 घंटे में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने 10-12 घंटे में नहीं किया तो ये सिचुएशन तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो अब आप 151 सीआरपीसी में कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आप अब अरेस्ट नहीं कर सकते।
तो दोस्तों जब आपकी अरेस्ट और कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने के बीच बहुत मामूली सा टाइम होना चाहिए, तभी आप 151 सीआरपीसी में अरेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपनी रिपोर्ट बनाएं तो आप अपनी रिपोर्ट में चेक करें कि आपके अरेस्ट के टाइम पे और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के टाइम में कितना डिफरेंस है। बहुत मामूली सा डिफरेंस, नाम मात्र का डिफरेंस होना चाहिए कि अगर आपने अरेस्ट नहीं किया होता तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया होता। और ये बातें आपको अपनी रिपोर्ट में लिखनी भी हैं कि आपने क्या देखा है, ऐसा क्या हो रहा था वहां पे मौके पे कि अगर आपने उसको अरेस्ट नहीं किया होता तो कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता। क्या वो बिना अरेस्ट किए कोई दूसरा तरीका नहीं था, ये भी लिखें कि बिना अरेस्ट किए अब कोई दूसरा तरीका बचता नहीं था कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोका जाए। तो हवलदार साहब ने पहली तो गलती ये की कि जब 10 घंटे तक उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया तो अर्जेंसी तो खत्म हो गई थी। अब 151 सीआरपीसी में तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी गलती दोस्तों, 46 सीआरपीसी की सबसेक्शन 4 बताती है कि आप किसी फीमेल को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद, सनसेट के बाद और सनराइज होने के बीच में मना कर दिया गया है कि आप किसी भी लेडी को अरेस्ट नहीं करेंगे। और वो सज्जन, वो हवलदार साहब रात को 4 बजे उस लेडी को घर से लेके आए। दूसरी गलती दोस्तों, अगर आपको अरेस्ट करना भी पड़ता है सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, तो आप मजिस्ट्रेट साहब से फीमेल ऑफिसर उसको परमिशन लेके आएंगी और परमिशन लाने के बाद ही उस लेडी को रात में अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पे हवलदार साहब ने दूसरी गलती ये करी कि रात को उस लेडी को लेके आए और उसे अरेस्ट कर लिया। हो सकता है कि 6 बजे उस समय सनराइज हो गया हो, बट वो घर से अगर 4 बजे लेके आ रहे हैं तो वो गलत किया है, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों जब आप ड्राफ्ट करें, जब आप मौके पे गए, कोई झगड़ा हो रहा था या कोई और बातें वहां पे ऐसी क्रिएट हो गई जहां पे आप ड्यूटी पे खड़े थे कि वहां पे हंगामा शुरू हो गया, 2 पार्टियां में झगड़ा शुरू हो गया या कोई दूसरी पार्टी पुलिस के ही साथ झगड़ा करने लग गई, उसको आपने पूरी समझाने की कोशिश कर ली और दूसरे तरीके जो हो सकते थे उन तरीकों से आपने रोकने की कोशिश की उस व्यक्ति को, लेकिन वो उतारू है अपनी बातों पे, वो वही हरकतें करे जा रहा है और उसकी हरकतें इस लेवल पे पहुंच गई हैं दोस्तों कि अगर अब आपने उसको अरेस्ट नहीं किया तो वो कोई ना कोई संज्ञेय अपराध कर देगा। तब आपको ये बातें लिखते हुए अपनी रिपोर्ट में तब उसको अरेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पहले आप रिपोर्ट बनाएंगे मौके पे फिर आप अरेस्ट करेंगे, नहीं, आप मौके पे ही अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन एक कंडीशन है छोटी सी इसमें, दिल्ली पुलिस का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है दोस्तों 189 2008 का स्टैंडिंग ऑर्डर है और उसमें यह लिखा गया है कि आप अरेस्ट करने से पहले जो सब डिवीजन के एसीपी साहब हैं उनकी सहमति जरूर लेंगे। ध्यान दें, अरेस्ट करने से पहले। तो अब आप उस पर्सन को काबू में कर लें और एक तरीके से डिटेन कर लें उसको कि वो कोई फर्दर कॉग्निजेबल ऑफेंस ना कर पाए। तब आप वहां से फोन करें अपने सीनियर ऑफिसर को, और अगर आप सीधे एसीपी साहब को कर पाते हैं तो सीधे एसीपी साहब को करें कि ये सिचुएशंस हैं, उनको हालात बताएं और उनसे सहमति मांगें। और यहां पे ड्यूटी कास्ट की गई है दोस्तों एसीपी साहब के ऊपर कि वो केवल और केवल ऐसे ही नहीं कह देंगे कि हाँ ठीक है अरेस्ट कर लो, वो भी सिचुएशन देखेंगे और जब उनको ये लगेगा कि और कोई रास्ता नहीं बचता है बिना अरेस्ट किए इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए, तो उसी कंडीशन में एसीपी साहब भी अपनी सहमति देंगे और इस सहमति के बाद आप उसको लेके बेशक थाने आ जाएं। अब आपने वो अरेस्ट कर लिया है और अब अरेस्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप करेंगे। और दोस्तों प्रैक्टिकल में ये करना है कि जब आपने अरेस्ट कर लिया तो मौके पे जहां पे भी आपने अरेस्ट किया है चाहे तो वहीं पे आप उनकी अरेस्ट मीमो भरें, अरेस्ट मीमो बनाएं, उसमें कॉलम दिए गए, हर कॉलम को प्रॉपरली भरें, अरेस्ट की इंफॉर्मेशन उसके किसी परिवार वालों को दें, गवाह के साइन, वहां पे आपके सामने कोई गवाह है तो अरेस्ट मीमो पे गवाह के साइन कराएं
और थाने में आने के बाद जीडी में, जनरल डायरी में एक एंट्री करें, डेली डायरी में एक एंट्री करें और वो पूरी हालात लिखें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आप वहां पे क्यों थे, जहां पे आपने अरेस्ट किया उसका रीजन लिखें, वहां पे आप जब पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था वो लिखें, उन जो लोग वहां पे प्रेजेंट हैं उनकी आइडेंटिटी कंप्लीट लिखें जिनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, और वो हर आदमी क्या कर रहा था उनका पूरा एक्ट लिखें, और आपने उनको समझाने की कोशिश क्या क्या की उनको लिखें। आपके समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, आप ये भी लिखें, और फिर ये लिखें कि जब आपने पूरी कोशिश कर ली तब भी उनकी क्या क्या हरकतें थीं, वो क्या क्या एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी ओपिनियन ये बनी कि अब तो अरेस्ट करने के बाद ही इनको रोका जा सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ना करेंगे। तब आप उनको इतनी सारी बातें आप जीडी में लिखेंगे और उस जीडी की एक रपट बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, और कॉपी एक अलग से कलंदरा बनता है। एक वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों यहां पे कलंदरा। कलंदरा कुछ नहीं है, वो कलंदरा इंफॉर्मेशन है दोस्तों। जो अभी लिखा था 107 सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो ये वही इंफॉर्मेशन है जिसको कलंदरे का नाम दिया गया है। तो वो कलंदरा फिर आप बाद में तैयार करेंगे और उसमें कलंदरे में आप अपनी पूरी बातें वो जो आपने जीडी में लिखी हैं, डेली डायरी में लिखी हैं, वो भी लिखेंगे। उसके बाद उसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे विटनेसेस की कि कौन कौन विटनेस हैं इस बात के, और फिर लास्ट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि इस कलंदरे के साथ में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है तो दोस्तों उनको अरेस्ट करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएं। आप ध्यान देना, अरेस्ट से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। आपने अगर अरेस्ट से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराया तो वो कंडीशन कि बिना अरेस्ट किए अब रोका ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां होने वाला था मौके पे। आप वहां से उनको लेकर हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल जाने तक तो अभी तक ऑफेंस हुआ नहीं है, तो अब तो संभावना खत्म हो गई, अब आप अरेस्ट नहीं कर सकते 151 में। तो दोस्तों पहले अरेस्ट करेंगे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे अगर जरूरत है तो, सिचुएशन को देखने के आधार पे। और फिर एक जब कलंदरे में आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे तो जो स्टेटमेंट आपने लिखे हैं गवाहों के, वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, एमएलसीज बनी वो, और डीडी एंट्री, जीडी एंट्री जो भी आपने करी उसकी कॉपी, वो सब लिखने के बाद कलंदरा तैयार करेंगे। और वो कलंदरा एसएचओ साहब से भी फॉरवर्ड होगा, एसीपी साहब से भी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि एसीपी साहब ने अपनी सहमति दी है, और देन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो पेश किया जाएगा कलंदरे के साथ, वो पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है। इसके आगे मजिस्ट्रेट साहब का काम शुरू हो जाता है। तो मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि कंडीशन यही रहेगी, एक ही कंडीशन है दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन थी कि बिना अरेस्ट किए कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से नहीं रोका जा सकता था। अगर कोई दूसरी सिचुएशन थी, दूसरा तरीका है कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए, तो आप फिर अरेस्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल मैंने दिया था दोस्तों कि कंप्लेंट आई थी केशव कुमार वाले मैटर में। कंप्लेंट आई, कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता था, फिर भी पुलिस ऑफिसर केशव कुमार के घर पे गया और उसको 107-51 सीआरपीसी में अरेस्ट कर लिया। क्या इतने मात्र से क्या वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला था? और अगर करने वाला भी था तो जब आपके पास कंप्लेंट आई तब से लेके और जब तक आप उसके घर पे प्लानिंग बना के अरेस्ट करने के लिए गए तब तक ही कर देता अगर उसे ऑफेंस करना होता। जब आपने अरेस्ट किया तब आपने चेक करना है क्या सिचुएशन ऐसी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तभी रोका जा सकता है कि अरेस्ट कर लिया जाए। इसमें ऐसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं थी। तो पहले वाला जो मैटर था दोस्तों संजीव कुमार सिंह वाला, उसमें सब कुछ ठीक हुआ था, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने थोड़ी गलती करी थी। उस गलती की वजह से हाई कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग्स भी क्वेश कर दी थी। 25-25 हजार रुपए का कंपनसेशन का ऑर्डर किया था
और सीबीआई को ऑर्डर कर दिया था क्योंकि इन्होंने एक आदमी की लिबर्टी को कर्टेल किया है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया था। हालांकि इस मैटर की अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन वाले पोर्शन को सेट असाइड कर दिया, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन वाले पोर्शन को सेट असाइड कर दिया, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स क्वेश की गई थी उसको अपहेल्ड किया। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आपने किन हालात में 151 सीआरपीसी को यूज करना है। तो दोस्तों इस सेक्शन का अगर बेस्ट यूज होता है तो कितनी अच्छी सेक्शन है, और अगर मिस यूज होता है तो कितनी गलत सेक्शन है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। दोस्तों अगर बेस्ट यूज हुआ है इस सेक्शन का तो सबसे पहला फायदा उस पर्सन को होने वाला है जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं। क्या फायदा होगा उसको? दोस्तों अगर आपने अरेस्ट नहीं किया तो वो क्या कर देगा, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, संज्ञेय अपराध कर देगा। उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर हो जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेशन झेलना पड़ेगा, उसके खिलाफ चार्जशीट होगी, उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा और फिर उसे लास्ट में जाके सजा भी हो सकती है। तो इन सब चीजों से बच सकता है वो खुद पर्सन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला था और पुलिस ऑफिसर ने उसको सही से यूज कर लिया, उसको अरेस्ट किया, केवल एक 24 घंटे की डिटेंशन के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा और ये कहीं ऑफेंस की कैटेगरी में भी काउंट नहीं होता है, पनिशमेंट की कैटेगरी में भी ये काउंट नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, जब पुलिस ऑफिसर अगर ठीक से यूज करके इसको सही सिचुएशन में अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, तो पुलिस को भी फायदा है। पुलिस को क्या फायदा है दोस्तों, कि उसको इन्वेस्टिगेशन का जो बर्डन है उससे बच जाएगा। इतने दिन तक वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, चार्जशीट बनाएगा, कोर्ट में एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेगा, वहां पे एविडेंस देने के लिए जाएगा, इन सब चीजों से बचेगा, पुलिस का टाइम बचेगा और उस टाइम को समाज के लिए दूसरे कार्यों में भी लगाया जा सकता है। तीसरा फायदा दोस्तों, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले ही रोक दिया तो क्या होगा कि उस पर्सन के खिलाफ ना कोई एफआईआर होगी ना चार्जशीट होगी, तो फिर कोर्ट में भी मैटर नहीं जाएगा दोस्तों। कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा तो कोर्ट के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, तो बाकी जो केसेस हैं कोर्ट के पास उनको भी स्पीडी ट्रायल करके डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। चौथा फायदा दोस्तों, चौथा फायदा सोसाइटी को, अगर सोसाइटी में उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने दिया जाता तो वहां सोसाइटी में पीस डिस्टर्ब हो जाती, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाती, समाज में डर पैदा हो जाता। तो इस तरीके से अगर इसका हमने बेस्ट यूज किया, पुलिस ऑफिसर्स अगर इसका बेस्ट यूज करते हैं तो बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर दोस्तों गलत यूज कर दिया तो नुकसान देखो, अगर जहां पे अरेस्ट नहीं होना था दोस्तों, किसी भी पर्सन की लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकते विदाउट ड्यू प्रोसेस। लेकिन आपने सिचुएशन ऐसी थी कि बिना अरेस्ट किए भी और दूसरे रास्ते थे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोका जा सकता था, लेकिन आपने अपनी पावर का मिसयूज किया और उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया। अब मैटर कोर्ट्स में जाएंगे और कोर्ट तो अच्छे से समझती हैं दोस्तों, अच्छे से एनालाइज करती हैं, इंक्वायरी करती हैं और उनको पता लगेगा कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किया है। तो जिस तरीके से संजीव कुमार सिंह वाले केस में ऑर्डर हुए थे, इसी तरीके के ऑर्डर आपको झेलने पड़ेंगे, मेंटल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी दोस्तों और आपका परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप इस सेक्शन का कभी भी मिसयूज ना करें, बेस्ट यूज करें। दोस्तों इसके आगे की बातें मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे एडवोकेट्स बनना चाहते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, उनके जवाब आपने देने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या दोस्तों 151 सीआरपीसी में उसके साथ क्या 107 लगाना बहुत आवश्यक है? क्या 151 सीआरपीसी अकेले में कहीं कोई अरेस्ट नहीं हो सकती? क्या कोई 107 के साथ 151 सीआरपीसी का कनेक्शन दिखाई देता है लॉ के अंदर? आप दोनों सेक्शंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें क्या इनमें कनेक्शन है। उसको समझने के लिए आप ऐसे भी देखें कि 107 चैप्टर 8 में लिखा गया है और 151 चैप्टर 11 में लिखा गया है। 107 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज और पावर्स हैं और 151 में पुलिस ऑफिसर्स की पावर है। तो दोस्तों क्या देखना,
और 151 में बात होती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिजाइन बन चुकी थी, वो होने ही वाला था, अगर अरेस्ट नहीं किया हो जाता तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता। लेकिन 107 में क्या है, ब्रीच ऑफ पीस की बात होती है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के डिस्टरबेंस की बात होती है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस तो होता हो और पब्लिक पीस डिस्टर्ब ना होती हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब नहीं होती हो? तो क्या ऐसी सिचुएशन में बिना 107 के इन्वोक किए क्या 151 सीआरपीसी में अकेले अरेस्ट नहीं हो सकती? और अगर दोस्तों 151 सीआरपीसी अकेले में अरेस्ट होती है तो अब आप ये बताना है आपको कमेंट करके कि उस पर्सन का आगे डिस्पोजल कैसे होगा, उसको प्रोड्यूस कहां किया जाएगा? तो इन बातों के जवाब आप ढूंढना दोस्तों। आप अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा इनके। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और मैं एक बात बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस का एक स्टैंडिंग ऑर्डर है 189 2008 का, आप इसको देखें, उसको पढ़ लें। उसमें कुछ बातें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के लिए लिखी गई हैं, कुछ बातें पुलिस ऑफिसर्स के लिए लिखी गई हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो बातें लिखी गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आप उनका पालन करें और किसी भी समस्या में आने से हमेशा के लिए बचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने दोनों सेक्शंस, अब एक सेक्शन और बच जाती है दोस्तों 150 सीआरपीसी, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं, छोटी सी सेक्शन है। 150 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है, दोस्तों 107 में इंफॉर्मेशन मिल रही थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, 150 में इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, और 151 में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती दोस्तों, वहां उसकी नॉलेज में पहले से ही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो 151 में क्या है, पुलिस ऑफिसर की नॉलेज में नहीं है अभी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसको इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से कि वो कहीं ना कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। मींस अब जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप है, तो 150 सीआरपीसी। और अब जो नॉलेज आई पुलिस ऑफिसर को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है और कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और इस इंफॉर्मेशन के बीच में टाइम गैप ही नहीं है, तो 151 सीआरपीसी। तो 150 सीआरपीसी ये कहती है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिजाइन की इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो पुलिस ऑफिसर इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा। किसको कम्युनिकेट करेगा? अपने सुपीरियर ऑफिसर, मींस जिस ऑफिसर का ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट है उसको इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा, या ऐसे ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होने वाला है उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज हो वो पर्सन, वो ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर को कम्युनिकेट करेगा। तो इन दोनों में से किसी को भी कम्युनिकेट करेगा, इसे कहते हैं 150 सीआरपीसी। तो वहां कोई अरेस्ट की पावर नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, ये है 150। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 107, 150 सीआरपीसी, 151 सीआरपीसी, तीनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे कंटिन्यू आते रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही वीडियोज मैं डालता रहूंगा, पुलिस ऑफिसर्स को स्ट्रेंथन करता रहूंगा, जो लॉयर्स अच्छे आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं डीप उनके लिए भी जाऊंगा।